अब आप सवाल ही नहीं पूछते, जब आपको मौका दिया जाता है कि जी कोई सवाल है तो आप गूंगे बन जाते हैं। अब अगर आप कहें जी आपने मुझसे दुरुस्त सवाल करना है, तो इसका मतलब मैं आपसे सवाल ना करूं, क्योंकि मुझे तो नहीं पता ये सवाल दुरुस्त है। अब आपको मैं कहूँ ना हमारी रवायात चली आ रही हैं बेटा इस तरह, तो कहना कितों आगे रवायात जी छड्डो पर, मैं तो नवी दुनिया का बंदा हूँ। जरूर अपना एक्सपीरियंस लेके आए, एक्सपोजर लेके आए, लेकिन बच्चों को तो सुने ना पहले, बच्चे क्या चाहते हैं। अच्छा, अब ये याद रखिए कि एक स्किल है, क्रिटिकल थिंकिंग इज नॉट ए नॉलेज, इट्स अ स्किल। ठीक है, आपके पास एक ऐसी सलाहियत जिसकी मदद से आप चीज़ों को क्रिटिकली देखने का आर्ट रखते हो, हाँ, उसको देखने का फन रखते हो, महारत आपके पास हो कि चीज़ों को कैसे क्रिटिकली देखा जा सकता है। अब ये नहीं है कि हम नहीं देखते, हम बाज़ार जाते हैं, कपड़ा ख़रीदते हैं, तो क्रिटिकली उस कपड़े को देखने की कोशिश करते हैं। कोई भी चीज़ आप बाज़ार से ख़रीदते हैं तो आपकी कोशिश होती है कि हम अच्छी चीज़ उठाएं। तो आप बहुत सी चीज़ों को देख के उसमें से जितना आपका फ़हम है, जितना आपका इल्म है, जितना आपका नॉलेज है, जितना आपका एक्सपोजर है, आप एक चीज़ उठा लेते हैं। तो आप कहते हैं कि हमने बेहतर चीज़ उठाई है मार्केट से। ये जो क्रिटिकल थिंकिंग जिसकी तरफ मैं लेके आ रहा हूँ, ये है एक इल्मी डिबेट, यानी जो आपका इल्म है, जो आपका फ़हम है, जो आपका इदराक है, जो आपकी सोच है, जो आपकी थॉट्स हैं, उसके अंदर आप चीज़ों को कैसे क्रिटिकली देखते हैं। दो तरह के लोग हैं, एक वो लोग हैं जो मैं कहता हूँ आप मान लेते हैं और उस पर अमल दरामद करना शुरू कर देते हैं, इस दिमाग को इस्तेमाल किए बगैर। ठीक है, इस दिमाग को इस्तेमाल किए बगैर जो आपको कहा जाता है, वो घर से, तालीमी इदारे से, सोसाइटी से, स्टेट से, हुकूमत से, जो भी आपको डिक्टेट करता है या बताता है, आप उस पर अमल करना शुरू कर देते हैं बगैर किसी चीज़ों को टटोले हुए, अकल को इस्तेमाल किए हुए। एक तरीका ये है। दूसरा ये कि मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, आप उस पर सोचते हैं और सोच के ये समझने की कोशिश करते हैं कि ये मेरे लिए कितना बेहतर है, मुझे करना है या नहीं करना। उसको हम कहते हैं कि क्रिटिकली चीज़ों को इवैल्यूएट करना, क्रिटिकली चीज़ों को देखना। मिसाल के तौर पे क्रिटिकल थिंकिंग हेल्प्स पीपल बेटर अंडरस्टैंड देमसेल्फ, यानी आपको एक अच्छा समझने की सलाहियत पैदा करता है। मगर आप कोई चीज़ अडॉप्ट करते हैं तो मैं आपसे पूछता हूं, तो आप उसको जस्टिफाई करने की पोजीशन में होते हैं कि ये इसलिए मेरे लिए बेहतर है। ठीक है, तो बेटर अंडरस्टैंडिंग आती है जब आप क्रिटिकल थिंकिंग की तरफ जाते हैं। देयर मोटिवेशन एंड गोल्स, जो आपके गोल्स हैं उसमें फिर वो आपको मोटिवेट करता है, आपको उकसाता है, आपको तरगीब देता है, आपको आगे की तरफ लेके जाता है, क्योंकि आप मोटिवेटेड होते हैं ना। हम हर चीज़ में पुरजोश तब होते हैं जब हमें कोई मोटिवेशन मिलती है। अगर हमें कोई मोटिवेशन ना मिले तो हम बड़े डल होते हैं। ठीक है, खुशी से काम नहीं कर रहे होते। खुशी से जब काम करते हैं तो उसके पीछे एक पहलू क्या है, मोटिवेशन का। ठीक है, व्हेन यू कैन इंफॉर्मेशन टू फाइंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड अप्लाई दोज इन लाइफ। अब ऐसी कोई भी चीज़ जो आप अपनी ज़िंदगी पे लागू कर सकें, कोई भी चीज़ जिसको आप अपनी ज़िंदगी पे लागू करना चाहते हैं, यू कैन चेंज योर सिचुएशन, जो आप अपनी सिचुएशन को तब्दील करना चाहते हैं, इस सिचुएशन से इस सिचुएशन में। मैं यहाँ खड़ा हूँ ना, अब मैं यहाँ पर आ गया हूँ, तो मैंने क्या किया है, सिचुएशन को चेंज किया है। आप किसी भी सिचुएशन से अपने आप को जब मूव करते हैं, एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पे, एक प्लेस से दूसरी प्लेस से, एक दोस्त से दूसरे दोस्त की तरफ, तो ये जो सिचुएशन को चेंज करना है प्लेस टू प्लेस, उसके अंदर एंड प्रोमोट पर्सनल ग्रोथ, और आप अपनी पर्सनल ग्रोथ को प्रमोट करते हैं कि मैं एक बेहतर इंसान बनना चाहता हूँ, मैं एक बेहतर प्रोफेशनल बनना चाहता हूँ, मैं एक अच्छा हेल्थ एक्सपर्ट बनना चाहता हूँ, मैं एक अच्छा स्पोर्ट्समैन बनना चाहता हूँ, मैं अपने आप को एक अच्छा अदीब, शायर, जिस चीज़ में भी आप प्रोफेशन में जाना चाहते हैं, आप प्रमोट करते हैं योरसेल्फ, अपनी आइडेंटिटी को, हाँ, अपनी शनाख्त को, अपनी पहचान को, अपने अंदर की स्किल्स को, अपने नाम को। आप अपने नाम से बड़े नहीं होते, आप किससे बड़े होते हैं, अपने काम से बड़े होते हैं ना। आपका नाम चाहे अल्लाह देता क्यों ना हो, लेकिन अगर आपके पास काम बहुत शानदार है तो आपका नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका नाम कितना ही खूबसूरत क्यों ना हो, लेकिन अगर आपके पास काम नहीं है तो कुछ भी नहीं है। तो लोग अपने कामों से पहचाने जाते हैं। ठीक है ना। यू कैन चेंज योर सिचुएशन एंड प्रमोट पर्सनल ग्रोथ। किसके लिए, ओवरऑल हैप्पीनेस के लिए। हम खुश रहना चाहते हैं,
हमारी फैमिली खुश रहना चाहती है, हमारे पेरेंट्स हमसे खुश रहना चाहते हैं, हमारे दोस्त हमसे खुश रहना चाहते हैं, हमारे रिलेशनशिप्स हमसे खुश रहना चाहती हैं, या ये कि पूरी सोसाइटी को हम एक खुश देखना चाहते हैं, या वो हमें खुश देखना चाहते हैं। तो बेसिकली इस सारी चीज़ों के पीछे ऑब्जेक्टिव क्या है? ओवरऑल हैप्पीनेस। अब वो ओवरऑल हैप्पीनेस तब आएगी जब आप चीज़ों को क्रिटिकली देखेंगे, परखेंगे, जांचेंगे, समझेंगे, फिर उसको करेंगे। वो कहते थे ना, हमारे यहाँ एक मशहूर कहावत है, पहले सोचो फिर तोलो फिर बोलो। ऐसे ही है ना, पहले सोचो फिर तोलो फिर बोलो। हम पहले बोलते हैं, फिर सोचते हैं, फिर तोलते हैं। हमारा उलट हिसाब है। हम राइट टाइम पे सोचते नहीं है, हम राइट टाइम पे चीज़ों को क्रिटिकली नहीं देख पाते। हम उस वक्त जो है वो बाकायदा, जिसे कहते हैं ना दौले शाह के, वो बन जाते हैं। जो आगे हमें समझाता है हम कहते हैं जिंदाबाद, बस यही ठीक है। बाद में एहसास होता है कि यार ये तो हमें सोचना चाहिए था ना, ये तो हमारे लिए नुकसानदेह साबित हुआ है। तो जब राइट टाइम था सोचने का, क्रिटिकल चीज़ों को देखने का, आपने देखा नहीं। ठीक है ना, बीमारी को अगर आप राइट टाइम पे एड्रेस नहीं करेंगे क्रिटिकली, तो वो बढ़ती जाएगी ना, और वो जब बढ़ते 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 एक बड़ा मसला बना देगी आपके लिए। तो अगर आप उसको इनिशियल स्टेज के ऊपर क्रिटिकली इवेल्युएट कर लेते तो आपका मसला हल हो सकता था। जैसे दो बीमारियां, ब्लड प्रेशर एंड शुगर, जब ये इनिशियल स्टेज पे आती हैं, अगर आप उसको वहीं पर एड्रेस कर लें तो आप आगे बच जाते हैं। अगर आप उसको वहां एड्रेस नहीं करते, फिर वो साता हयात आपके साथ चलती हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली क्रिटिकल थिंकिंग का जो पर्पस है, फॉर योर हैप्पीनेस, आपकी खुशी के लिए, अपने आप को तब्दील करने के लिए, अपनी सिचुएशन को रिविजिट करने के लिए आप चीज़ों को क्रिटिकली देखते हैं। ठीक है, अच्छा, क्रिटिकल थिंकिंग इज द इंटेलेक्चुअल डिसिप्लिन प्रोसेस। ये आपको सोचने का फिक्री तौर पर एक डिसिप्लिन पैदा करता है कि आप हर चीज करने से पहले क्या करते हैं? सोचते हैं, परखते हैं, तोलते हैं। एक डिसिप्लिन है, कुछ भी ऐसे ब्लाइंडली नहीं करूंगा। जब तक कि मुझे चीज़ों के बारे में समझ नहीं आएगी तो मैं नहीं करूंगा। अब जब मुझे समझ नहीं आ रही तो हो सकता है मैं आपसे एडवाइस लूं, हो सकता है मैं आपसे एडवाइस लूं, पेरेंट्स से लूं, दोस्तों से लूं, टीचर से लूं। जब मैं सब चीज़ों को तरीके से ले लूंगा तो फिर मेरे अंदर वो क्या चीज़ पैदा करेगा? डिसिप्लिन। कि ऐसे नहीं ब्लाइंडली हर चीज़ के अंदर कूद पड़ना है, पहले सोचना है, उसके अंदर अपना एक डिसिप्लिन पैदा करना है, उस प्रोसेस को अडॉप्ट करना है, ऑफ एक्टिवली एंड स्किलफुली। यानी एक तो यह कि आप बड़े एक्टिव हैं, आपने किया, लेकिन आपके पास स्किल भी होनी चाहिए। कैसे सोचते हैं, किस तरह से चीज़ों को परखते हैं, लोगों से मशवरा करना है, लोगों के पास जाना है, एक्सप्लोर करना है कि ये चीज़ जो मैं करने जा रहा हूँ ठीक है या नहीं है। ठीक है ना, मिसाल के तौर पे एक मेडिसिन है, उसी के मुतबादल 10 मेडिसिन और भी हैं। आपने देखना कौन सी बेस्ट है, कौन सी जिसकी प्राइस कम है। ऐसे करते हैं ना। तो आप एक दवा, एक जिस मर्जी के पास चले जाएं, सर दर्द की बेशुमार दवाइयाँ हैं, तो आपको जो सूट करेगी आपने वो लेना है ना। तो आपको कॉन्सेप्चुअली चीज़ों को क्रिटिकली देखना पड़ेगा तो आपको समझ आएगी ना। एक्टिवली एंड स्किलफुली, कॉन्सेप्चुअली, अप्लाइंग, क्योंकि आपने अप्लाई करना है। आपने एक तजर्बा किया, अप्लाई किया, फेल हो गया, आपको पता चल गया ये मुझे इफेक्ट नहीं कर रही, मुझे कोई और चीज़ अडॉप्ट करनी पड़ेगी। तो आपने क्या किया? पहले अप्लाई किया ना। अप्लाई किए बगैर तो नहीं पता चलेगा ना, खाए बगैर, परखे बगैर, जायका चखे बगैर तो पता नहीं चलेगा। तो आपको अप्लाई करना पड़ेगा। फिर अप्लाई करने के बाद लगा कि ये नतीजा नहीं दे रही, तो उसको क्या करना है? एनालाइज करना है। एनालाइज करना है तो उसको फिर आपने जोड़ना है, सिंथेसाइज करना है, और फिर उसके बाद इवेल्युएट करके, तजिया करके उसका कोई अल्टरनेट सोल्यूशन ढूंढना है। ये नहीं तो ये प्रोफेशन नहीं तो ये ऑप्शन नहीं तो ये, यानी ऑप्शंस को क्या करना है? एक्सप्लोर करना है। इवेल्युएट करेंगे तो वो आपके सामने कई तरह के ऑप्शंस को एक्सप्लोर करेगा। अच्छा, अब आप ये देखें, क्रिटिकल थिंकिंग रेफर्स टू द एबिलिटी टू एवेल्युएट इंफॉर्मेशन। जो भी मालूमात आपके पास है, जो भी इल्म आपके पास है, उसको क्या करेंगे? इवेल्युएट। ठीक है, एंड टू बी अवेयर ऑफ बाइसेस और एजम्पशन, यानी सिर्फ हमें बाइसेस की बेसिस पे नहीं कि उसने कहा था खराब है तो आपने भी मान लिया, ठीक है, उसने ये कहा था तो आपने भी मान लिया। अजम्पशंस की बेसिस पे नहीं, मेरा मफरूज़ा है ये ठीक चीज़ नहीं है, इस्तेमाल किए बगैर आपने पहले से नतीजा निकाल लिया ना। नो बाइसेसनेस, नो अजम्पशंस,
जब तक आप प्रैक्टिकली नहीं करेंगे आपको पता नहीं चलेगा कि ये आपके लिए सूटेबल है या नहीं है। तो आपको अजम्पशन से बाहर निकलना है, आपको पहले से मौजूद तासुबात बायसनेस से बाहर निकलना है, ठीक है, इंक्लूडिंग योर ओन जो भी आपके हैं, लाइक इंफॉर्मेशन लिटरेसी जो भी मैंने आपको कहा है, इट इन्वॉल्व्स इवेल्युएटिंग आर्गूमेंट्स। जब आप उसको इवेल्युएट करेंगे तो वो क्या क्रिएट करेगा, आर्गूमेंट, आपके अंदर एक नई बहस को जनरेट करेगा, आर्गू करेगा, नहीं 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 नहीं, नो नो नो, यस यस यस, नो नो नो, यस, डिफरेंट किस्म के आर्गूमेंट्स को जनरेट करेगा। तो आपने उस आर्गूमेंट के अंदर खेलना है ना, आपने उसको टटोलना है, उसको परखना है, उसको जांचना है, उसको देखना है। आइडेंटिफाइंग एंड सॉल्विंग प्रॉब्लम्स, वो कुछ चीजों को आइडेंटिफाई करेगा कि आपने अगर अपना प्रॉब्लम सॉल्व करना है तो ये वे आउट होगा, वो आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग के बारे में बता रहा है। इन एन ऑब्जेक्टिव एंड सिस्टमैटिक वे, एक ऑब्जेक्टिव तरीके से और एक सिस्टमैटिक तरीके से। देखिए ये तरीका है, अगर आप इस प्रोसेस को अडॉप्ट करेंगे तो ज़्यादा बेहतर तरीके से अपना नतीजा निकाल सकेंगे, ठीक है। एंड क्लियरली कम्युनिकेटिंग योर आइडियाज़, और बड़े क्लियरली आप अपने आइडियाज़ जो हैं, जो आपके अंदर चीज़ें आ रही हैं, आप उसको कम्युनिकेट करेंगे। अब आप देखिए क्रिटिकल थिंकिंग जो है वो कितनी चीज़ों को एक्सप्लोर कर रहा है, अपॉर्चुनिटीज़ भी दे रहा है, कम्युनिकेटिंग भी कर रहा है, आइडियाज़ को जनरेट भी कर रहा है, आर्गूमेंट को भी कर रहा है, प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई भी कर रहा है, प्रॉब्लम की सॉल्विंग भी बता रहा है आपको। अगर आप दिमाग इस्तेमाल करेंगे, अगर आप इस्तेमाल नहीं करेंगे तो ये आपका फॉल्ट लाइन है ना। अल्लाह ताला ने तो आपको एक सलाहियत दी है ना सोचने समझने की, अगर आपने उसको इस्तेमाल नहीं करना तो जंग लग जाएगा, ख़राब हो जाएगी चीज़। जैसे इलेक्ट्रॉनिक की चीज़ अगर आप बाज़ार से ख़रीदें, आप उसको 6 माह इस्तेमाल ना करें, 6 माह के बाद वो ख़राब हो जाएगी, जंग लग जाएगा। तो इस तरह से हमारा दिमाग जो है, अगर हम इसको इस्तेमाल नहीं करेंगे अपने ब्रेन को लिखने में, पढ़ने में, सोचने में, बोलने में, परखने में, जांचने में, तो ये ब्रेन ये लग जाएगा, जंग लग जाएगा उसको। हम उसको पॉलिश ही नहीं कर रहे, हम उसको इस्तेमाल ही नहीं कर रहे, उसको लेके नहीं आ रहे अपने वे आउट में, तो फिर हम आगे नहीं जा सकेंगे, ठीक है। अब ये देखिए ज़रा एलिमेंट्स क्या है क्रिटिकल थिंकिंग के। सबसे पहले क्या है, अब आप सवाल ही नहीं पूछते। जब आपको मौका दिया जाता है कि जी कोई सवाल है तो आप गूंगे बन जाते हैं, बहरे बन जाते हैं। ये नहीं है कि सवाल आपके पास होता नहीं है, होता है, अंदर से फियर होता है, डर होता है, सवाल करने का हौसला नहीं पड़ता, बाद औक़ात आपको पता भी नहीं चलता, इल्म नहीं होता, कोई भी वजह हो सकती है, यानी हम सवाल नहीं करते। अभी यहाँ से बाहर निकलेंगे बड़ 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 सारे बोलना शुरू कर देंगे आपस में। किसी फ्लोर पे आपको मौका मिलेगा तो आपको साइलेंस, खौफ, सवाल नहीं करेंगे, घर में सवाल नहीं करेंगे, माँ बाप से दिल कर रहा है सवाल नहीं करेंगे, भाई बड़े बहन भाइयों से नहीं करेंगे, उस्तादों से नहीं करेंगे। तो जब तक आप सवाल नहीं करेंगे आप कैसे क्रिटिकल थिंकिंग को इवैल्यूएट करेंगे। और मैं हमेशा से कहता हूं अपने स्टूडेंट्स को, सवाल होता है, वो दुरुस्त और गलत नहीं होता। सवाल है ना, मैंने आपसे किया है, अब अगर आप कहें जी आपने मुझसे दुरुस्त सवाल करना है, तो इसका मतलब मैं आपसे सवाल ना करूं, क्योंकि मुझे तो नहीं पता ये सवाल दुरुस्त है। सवाल ही होगा ना, तो इसको दुरुस्त और गलत के परखेंगे ना तो हम काम खराब हो जाएंगे। अब ये फॉल्ट लाइन आपकी नहीं है, ये मेरी भी है। मसलन आपने एक सवाल पूछा, मैंने कहा ये कोई सवाल है, बैठ जाओ आराम से, सवाल करना नहीं आता तुम्हें, अब यू नेवर आस्क अगेन। अब मैंने आपको इतना स्नैप कर दिया, दूसरी दफा अगर आपको सही सवाल भी करना होगा आप नहीं करेंगे, मैंने आपको खौफ में डाल दिया। तो ये बोथ है, पेरेंट्स बच्चों को स्नैप कर देते हैं, टीचर्स बच्चों को स्नैप कर देते हैं, बड़े बच्चों को स्नैप कर देते हैं, तो वो सवाल कहाँ से पूछें। हमें तो सवाल को प्रमोट करना है, सवाल को अप्रिशिएट करना है। मुझे मिसाल के तौर पे आपने एक सवाल किया, मुझसे गलत तरीके से रिपीट किया है, मैं कहूँगा ओके सवाल तो आपने ठीक किया है या नहीं किया, लेकिन अब ये सवाल है, आइए हम इसका जवाब तलाश करते हैं। अब मैंने आपको नहीं कहा कि आपने सवाल गलत किया है, आप ये समझ रही हैं कि मैं आपके सवाल के ऊपर ही सवाल का जवाब दे रहा हूँ। हालांकि मुझे आपका सवाल नहीं अच्छा लगा, लेकिन मैं अब एक तरीके से डिबेट कर रहा हूँ ताकि आपको मैं स्नैप ना करूँ। और दूसरा तरीका मैंने आपको बता दिया कि मैं आपको स्नैप कर दूं ताकि आप दोबारा सवाल ना करें। तो फर्स्ट जो क्रिटिकल थिंकिंग का एलिमेंट है वो क्या है, सवाल करना है आपने। सवाल पूछें सवाल, जितना सवाल पूछेंगे उतना आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, उतना आप चीज़ों को क्रिटिकली, और सवाल आप करते ही उस वक्त हैं जब आप चीज़ों को क्रिटिकली देखते हैं, ठीक है। नंबर 2, गैदर रेलिवेंट इंफॉर्मेशन। जब आप सवाल जनरेट कर रहे होते हैं अपने अंदर से, तो आप क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन को जनरेट करते हैं।
कुछ मालूमात होती हैं, उसकी बुनियाद पर सर देखिए मेरा अपना ख्याल ये है, ये जो बात आपने की है इसको ऐसे नहीं तो ऐसे देखा जाए, ये जो ऐसे नहीं तो ऐसे देखा जाए, वो आपने क्या किया है, इंफॉर्मेशन को गैदर किया अपने अंदर। तीसरा, थिंक थ्रू सोल्यूशन एंड कंक्लूजन। आप जब तक चीज़ों का कंक्लूजन की तरफ नहीं जाएंगे सोल्यूशन की बेसिस के ऊपर, आपके पास सिर्फ वो कहते हैं तनकीद बराए तनकीद नहीं, तनकीद बराए इस्लाह भी तो होनी चाहिए ना। सिर्फ मसले को बिगाड़ना तो नहीं है, मसले की इस्लाह भी तो करनी है ना, सोल्यूशन भी तो होना चाहिए ना। मैंने आपको बताया था नहीं बताया था कि मैं जब लोगों को परखता हूं एक बुनियाद के ऊपर कि आर यू पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम या आर यू पार्ट ऑफ द सोल्यूशन। अगर यू आर पार्ट ऑफ द सोल्यूशन तो यू विद मी, और अगर आप पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम है आई डोंट विद यू, मैं आपके साथ नहीं हूं, क्योंकि आपने मेरे मसले और बिगाड़ देने। हम इंसानों को परखते हैं कि आप मेरे मसले हल कर सकते हैं या मेरे मसलों को बिगाड़ सकते हैं। तो आपको पार्ट ऑफ द सोल्यूशन बनना है, आपके पास हर चीज़ का एक सोल्यूशन होना चाहिए, अच्छा बुरा, लेकिन एक जहन में खाका होना चाहिए सोल्यूशन का। कंसीडर अल्टरनेट सिस्टम और थॉट्स। जब तक आपके पास एक मुतबादल ऑप्शन नहीं है आप क्रिटिकल थिंकिंग जनरेट ही नहीं कर सकते। आप कहते नहीं देखें ये रास्ता नहीं, ये रास्ता अडॉप्ट कर लें, एक मुतबादल वे, ये प्रोफेशन नहीं ये प्रोफेशन इख्तियार कर लें, ये दवाई नहीं ये दवाई इस्तेमाल। आप जाके डॉक्टर को कहते हैं ना कि ये फलां दवाई बाजार से नहीं मिल रही, तो वो क्या करता है, अल्टरनेट देता है ना दवाई आपको। अगर उसको अल्टरनेट का पता ना हो तो वो कैसे देगा आपको। तो यू हैव सम अल्टरनेटिव मॉडल्स, सॉल्यूशंस, आउट ऑफ द बॉक्स इंफॉर्मेशन गैदर करना, चीज़ों को देखना ताकि आप ज़्यादा बेहतर तरीके से निकाल के लेके आ सकें। और कम्युनिकेट इफेक्टिवली, यानी ज़्यादा मौसर अंदाज में, बेहतर अंदाज में लोगों को कम्युनिकेट करें, लोग आपकी बात को समझ सकें, आसान लफ्ज़ों में, मुश्किल लफ्ज़ों में नहीं, आसान अंदाज में, आसान फहम में। जब आप अपनी बात समझाएंगे तो आपकी बात समझ आ जाएगी। अब आप देखिए टाइप ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग। अब ये 4 किस्म की हमारे पास हैं थिंकिंग, कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट, क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिएटिव थिंकिंग। अब मैं नीचे से शुरू करता हूँ। क्रिएटिव थिंकिंग, चीज़ों को क्रिएट करना, नए आइडियाज़ को, नई चीज़ों को क्या करना, क्रिएट करना। आपने सोचा है, इधर इन्होंने नहीं सोचा, इन्होंने सोचा है, इधर से किसी ने नहीं सोचा। तो कुछ लोग सोचेंगे, कुछ लोग नहीं सोचेंगे। जो ट्रेडिशनल है वो नहीं सोचेंगे, जो मैं कह रहा हूँ बस वो सुन रहे हैं। जो जनरेट करता है चीज़ों को वो क्या करता है, क्रिएट करता है। जैसे हम कपड़े सीते हैं ना, हम 4 औरतों को कहें, 4 लड़कियों को कहें, 4 लड़कों को कहें कि ये कपड़े तुमने सीने हैं, तो चारों जो है मुख्तलिफ अंदाज से कपड़ा सिएंगे, डिज़ाइन डाल देंगे, उसमें नए क्रिएशन करेंगे। हाँ, उसके बॉटम का स्टाइल बदल देंगे, उसके गले का स्टाइल बदल देंगे, उसमें बेल बूटे लगा देंगे, तो वो क्रिएट करते हैं। तो याद रखिए क्रिटिकल थिंकिंग में जब तक आप चीज़ों को क्रिएट नहीं करेंगे आप नए आइडियाज़ को जनरेट भी नहीं कर सकते। ठीक है, क्रिटिकल थिंकिंग का मैं आपको बता चुका हूँ। डाइवर्जेंट, इधर से उधर मुंतकिल करना, उधर से इधर करना, सोच विचार करके हम इधर की बात को उधर लेके जाके एक नया आइडियाज़, एक नया फिनोमेना जनरेट करने की कोशिश करते हैं। डाइवर्जेंट कर देते हैं, इधर से निकाल के उधर दे देते हैं। हम करते ना, आपने एक सवाल पूछा, मैंने आपको जवाब दे के दूसरी तरफ डाल दिया, डाइवर्ट कर देते हैं। ठीक है, कन्वर्जेंट कर देते हैं, चीज़ों को जोड़ देते हैं, आपकी बात को, इनकी बात को और इनकी बात को लेके आपस में जुड़त पैदा करते हैं। जब तक आप उसको जुड़त नहीं पैदा करेंगे वो एक बड़ी चीज़ नहीं बन सकेगी। ये थोड़ी हो सकता है कि हमने एक चीज़ करनी है और 100 आइडियाज़ आ गए तो मैं 100 के 100 आइडियाज़ पे अमल करूँगा, वो तो नहीं हो सकता। हम क्या करेंगे, उसको कन्वर्जेंट करेंगे, जोड़ेंगे, उन चीज़ों के अंदर से कोई चीज़ निकालने की कोशिश करेंगे। ठीक है, वो चीज़ हम देखने की कोशिश करेंगे। फिर आप देखें स्टेप्स ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग। आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम, प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करना। आप मेरे पास आए, आपने मुझे कहा कि सर मुझे कोई प्रॉब्लम है, मैं कहता हूँ भी प्रॉब्लम क्या है, आप कहते हैं पता नहीं, आप कहते हैं पता नहीं। इसका मतलब है आपको आइडेंटिफाई करना नहीं आता। अब मैं क्या करूँगा, मैं कहूँगा बीबी उठे या बंदे को कहूँगा आप उठें और घर जाएं और जाके आइडेंटिफाई करके आएँ। ये क्या बात हुई कि आपको पता ही नहीं है, तो मैंने आपको उठा दिया। अगर आप में सलाहियत होती है आइडेंटिफाई करने की तो आप करके आते ना। आपको मैं भेज भी दूंगा तब भी आप नहीं कर सकेंगे, क्योंकि आपको चीज़ों को आइडेंटिफाई करना नहीं आता। अब मैं क्या करूँगा, मैं कहूँगा अच्छा 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 ठीक है, आपको नहीं पता,
कल क्या खाया था आपने? आप मुझे बताएंगे ये खाया था। मैं कहा अमूमी तौर पे आप नाश्ता क्या करते हैं? आप कहेंगे जी ये नाश्ता करते हैं। कितना सोते हैं? इतना सोते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। कोई स्पोर्ट्स करते हैं? कोई दौड़ करते हैं? कोई स्पोर्ट्स करते हैं? अब मैं आपसे ना चीज़ों को टटोल रहा हूँ। अब मैं आपकी एटीट्यूड्स को, बिहेवियर को, आपके एक्शंस को वर्कआउट कर रहा हूँ। अब जैसे जैसे मुझे बता रहे हैं ना, तो मुझे आपकी बीमारी समझ आनी शुरू होगी। आपने कहा मैं रात को 1:30 बजे रोटी खाती हूँ, 1 बजे रोटी खाती हूँ, फिर मैं सो जाती हूँ, तो मुझे आइडेंटिफाई हो गया आपका प्रॉब्लम क्या है, आपका स्टमक क्यों खराब रहता है। मुझे पता चल गया कि आपका अनरेस्ट क्यों है, स्ट्रेस क्यों है, क्योंकि आपकी नींद पूरी नहीं हो रही। आपने कहा आप लेट नाइट जागती हैं। तो हम क्या करते हैं, या तो खुद से आइडेंटिफाई करते हैं या किसी की मदद से चीज़ों को आइडेंटिफाई करवाते हैं। तो लोगों को आइडेंटिफिकेशन करनी। आप कहती हैं मुझे कैरियर की समझ नहीं आ रही, मैंने बनना क्या है। अब मैं आपसे शौक पूछना शुरू कर दूंगा, आपका शौक किस में है, ज़्यादातर क्या करते हैं, क्या करती हैं। अच्छा ये देखें ना, ये देखें ना, इससे मुझे आपके एप्टीट्यूड का पता चलेगा कि इनका शौक किस नेचर का है। ठीक है, तो ये आपको सबसे पहले आपको करेगा आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम। और जब वो प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करेगा तो वो आपको कहाँ लेके जाएगा, रिसर्च में। जैसे अभी मैंने आपके साथ एक्सरसाइज की है, आपको मैं टटोल रहा हूँ ना, बता रहा, पूछ रहा हूँ ना आपसे। जितना मैं आपसे पूछता जा रहा हूँ आप जवाब देते जा रहे हैं ना, तो मुझे कुछ उसका वे आउट समझ आ रहा है। तो मैं आपसे रिसर्च कर रहा हूँ। डॉक्टर रिसर्च करता है, ठीक है ना। अभी तो डॉक्टर को आप जाके कहते हैं सर दर्द की, सर में दर्द है, वो आपको फौरी तौर पर 1 सेकंड में गोली लिख के देता, जाओ। आप किसी हकीम के पास जाएं कि जी मेरे सर में दर्द है, वो नहीं करता। वो आपको कोई पूड़ी नहीं देता सर के दर्द की, वो आपको पूरा टटोलता है। सोना किस तरह है, खाना किस तरह है, चलना किस तरह है, फिरना किस तरह है, कितने बहनना है, कितने नहीं बहनता, की करना है, की नहीं कर दी। वो सारी बातों को आइडेंटिफाई करके फिर जब समझने की कोशिश करता है कि सर का प्रॉब्लम क्या है। जैसे हिकमत में हर मर्ज का इलाज वो मैदे से ढूंढते हैं कि अगर आपका स्टमक ठीक नहीं है तो इसका मतलब आपकी सब चीज़ें खराब है। ठीक है, तो वो आपको रिसर्च की तरफ लेके जाएगा। डिटरमिन डाटा। अब वो जो मैंने आपसे रिसर्च की है, अब जो आपकी इंफॉर्मेशन आ रही है वो मेरे लिए क्या है, डाटा है। मैं उस डाटा की बेसिस पे आपको इवैल्यूएट कर रहा हूँ। फिर आप देखिए उसी में आप मुझसे सवाल भी पूछ रही हैं और मैं भी आपसे सवाल पूछ रहा हूँ। आप कहें नहीं नहीं सर देखिए वो इस तरह से नहीं है, यहाँ नहीं मेरे दर्द होता, मेरे दर्द यहाँ पे होता है। तो आप भी मुझे क्वेश्चनिंग में लेके जा रहे हैं। तो आस्क क्वेश्चन, जैसे मैंने अभी आपको कहा कि एक टूल इस्तेमाल करना पड़ेगा, सवाल पूछना पड़ेगा। ठीक है, बेस्ट सोल्यूशन आइडेंटिफाई करें, जो आपको लगता है कि आपके नज़दीक सबसे बेस्ट सोल्यूशन है, जो आपकी अपना दिमाग कहता है, दिल कहता है कि ये बेस्ट सोल्यूशन है, वो अडॉप्ट करें और उसको लेके आए, लोगों के साथ डिस्कशन में लेके आए। फिर लोग बताएंगे कि नहीं नहीं ये बेस्ट नहीं, इसके मुकाबले में ये ज़्यादा बेस्ट है। ठीक है, फिर आप ये देखें आप चीज़ों को कैसे प्रेजेंट करते हैं, अपने सोल्यूशंस को। आप कहते हैं मेरे पास मसले का हल है, मैं कहता हूँ ज़रा मसले का हल बताओ, मैंने नहीं पता, बस मैं कर लूँगा, प्रेजेंट करना नहीं आता। आप एक मोटरसाइकिल के बच्चे को कहना जो मोटरसाइकिल खोलता है, वो आपको पूरी मोटरसाइकिल खोल के दिखा देता है। उसे को यहाँ पे आगे बताए मोटरसाइकिल कैसे खोली जाती है, वो नहीं प्रेजेंट कर सकेगा। उसको स्टेपिंग का नहीं पता, क्योंकि उसकी डिग्री नहीं है, उसके हाथ पैर चलते हैं। आप उसके सामने मशीन रख दें, वो मशीन खोल देगा पूरी की पूरी। उसे कहेंगे यहाँ पे आके मशीन को आइडेंटिफाई करो, डिफाइन करो, वो नहीं कर सकेगा। ठीक है, आपको कहना फला काम की स्टेपिंग बताएं, आप नहीं बता सके, काम कर लेंगे। तो आप प्रेजेंट करना अपने सोल्यूशन को, जो भी आपका वे आउट है। अगर आप अच्छे तरीके से अपने प्रेजेंट को, सोल्यूशन को प्रेजेंट नहीं करते, तो लोग आपको आइडियलाइज नहीं करते, लोग आपको अप्रिशिएट नहीं करते, हाँ, लोग आपको पजीराई आपकी नहीं करते। फिर जो भी फैसला किया है उसको एनालाइज करें, ये फैसला किस हद तक मेरे लिए वायबल है, मुझे कितना फ़ायदा देगा। ऐसे अंधे की तरह बैठ के फैसलों पे चलना और बगैर किसी एनालाइज के फिर आप रेजोल्यूशन नहीं ढूंढ सकेंगे। तो अब आप देखिए प्रॉब्लम की आइडेंटिफिकेशन से लेके फैसले की तज्जिए तक, जब आप इस एक्सरसाइज के अंदर जाएंगे, कोई भी एक्सरसाइज, कोई भी आपका पर्सनल मैटर, ठीक है ना, आपका मिसाल के तौर पे अपने किसी दोस्त के साथ ताल्लुकात ख़राब हो गए, मिसाल के तौर पे, तो आप आइडेंटिफाई करते हैं ना कि प्रॉब्लम क्या है, किसकी वजह से, किस इशू की वजह से मेरा उसके साथ ताल्लुक ख़राब हुआ है। फिर आप उसको रिसर्च करते हैं, ये इस तक पहुंचने के लिए डाटा इकट्ठा करते हैं। वो हो फला वाकया था ना, एक्चुअली उससे उसने माइंड किया है। दिमाग को टटोलते हैं ना कि क्या बात है, तो वो सारा टटोल रहे हैं डाटा के में। तो आप किसी भी चीज़ को ले आए,
आप इसी फार्मूले के अंदर रहते हुए अपने आप को खेलने की कोशिश करते हैं। अच्छा, अब ये देखिए इसके बेनिफिट क्या हैं। अगर आप ये करते हैं तो इसके बेनिफिट्स क्या हैं। पहला बेनिफिट क्या है, इंप्रूव डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। फैसले तो आप पहले भी कर रहे हैं, करते ही अपनी ज़िंदगी में, रोज़मर्रा अपनी ज़िंदगी में कोई ना कोई फैसले करते हैं ना, कहाँ जाना है, किधर जाना है, किससे मिलना है, कैसे जाना है, क्या खाना है आज, किधर जाके क्या करना है, सारे फैसले कर रहे हैं। फिल्म कौन सी देखनी है, आज नहीं देखनी, ये नहीं देखनी, ये वाली देखनी है, सारे फैसले कर रहे हैं। लेकिन ज़रूरी नहीं कि वो फैसले बड़े ट्रांसपेरेंट और बड़े बेहतर तरीके से हो रहे हो। लेकिन अगर आप क्रिटिकल थिंकिंग में जाएंगे तो आप बेहतर किस्म का फैसला कर सकेंगे। फॉर एग्जांपल, जैसे मैं मूवीज़ देखता हूँ तो मेरे पास ऑप्शंस बहुत हैं, कौन सी मूवी देखनी है। ठीक है, मेरे दोस्त मुझे कहते हैं सर बड़ी ज़बरदस्त किस्म की मूवी लगी हुई है, आज देखें ना। तो नहीं, एक कुछ दोस्त आते हैं कहते हैं सर आज मूवी ना देखें। मैं उनसे पूछता हूँ चलो ठीक है देखते हैं, कौन सी, तो किसी भी सिनेमा में चलते हैं। मैं कहता नहीं यार ये तो बड़ी गलत बात है, तो टोलो पहले कौन सी कहाँ लगी हुई है। वो मुझे बताते हैं सर वहाँ पे लगी हुई है, ये वाली ये वाली ये वाली। वो सर मैंने कहा ये कैसी है, कहते हैं सर बड़ी हॉरर मूवी है। मैं कहता यार सॉरी मैं नहीं देखता। सर ये लव स्टोरी है, सर ये कॉमेडी है, सर ये एक्शन मूवी है। सो आई हैव सम ऑप्शंस। तो मैं कहता हूँ नहीं यार देखो फिर ऐसा करते हैं ये वाली देखते हैं। वो कहते नहीं हमने ये देखनी है। तो मैं गो देयर, आई गो देयर, मुझे जो देखना है। तो मेरा फैसला करने की जो सलाहियत है वो क्या हो रही है, इम्प्रूव। मैंने अपने मर्जी के मुताबिक, अपने टेस्ट के मुताबिक, अपनी ख्वाहिश के मुताबिक, अपने इंटरटेनमेंट के मुताबिक, अपने कंफर्ट के मुताबिक चीज़ें देखनी है, आपके कहने पे नहीं देखनी। या कभी देख भी लूँगा चले, लेकिन रेगुलर नहीं देख सकता ना। आप देख सकते हैं, आप अपने टेस्ट के मुताबिक ऑपरेट करेंगे, मैं अपने टेस्ट के मुताबिक ऑपरेट। तो हमारी डिसीजन मेकिंग की सलाहियत जो है वो क्या होती है, इम्प्रूव होती है। सेकेंड, इन्हांस प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी। अब हमारी ज़िंदगी में कितने प्रॉब्लम आते हैं, हमें प्रॉब्लम सॉल्व करने नहीं आते। हमारी एबिलिटी नहीं है शानदार किस्म की। हम पहले से बने हुए मसले को और ज़्यादा बिगाड़ देते हैं। लड़ाई छोटी सी थी 4 आने की, हमने उसको 1 रुपये की बना दी है। 1 रुपये वाली लड़ाई को 10 रुपये की बना दी है। बढ़ती जा रही है लड़ाई, कम ही नहीं हो रही, क्योंकि हमारे पास वो एबिलिटी नहीं है कि हमने चीज़ों को कैसे रिजॉल्व करना है। ये सीखना पड़ता है, ये सीखना पड़ता है। मसलन मैं आपको 2-3 टिप्स बताता हूँ कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट में। आपकी किसी से लड़ाई होगी, वो बड़ा ऊंचा बोल रहा है या बोल रही है गुस्से में, और आप भी गुस्से में बोलना शुरू कर दें, तो लड़ाई मसला हल होगा या नहीं होगा, और बिगड़ जाएगा। वो जो बोल रहा है या बोल रही है गुस्से में, उसको वॉमिटिंग आई हुई है, उल्टी, उसने बोलना है। आपने क्या करना है, अपने आप को कूल सुनना है। ही एंड शी नीड समवन टू लिसन मी बिकॉज आई एम एंग्री विद यू। मैं आपसे नाराज हूं। अब जब मैं आपसे नाराज हूं तो मुझे गुस्सा अपना निकालने दें। अगर आपने उल्टा मुझ पर भी गुस्सा निकालना है तो वो तो डबल हो गया, तैश आ गया। इसीलिए कहा जाता है कि कॉन्फ्लिक्ट के अंदर जब ये लड़ाइयाँ होती हैं, अच्छा लिसनर ज़्यादा वायबल होता है, सुन लेता है। वो कहता है इसको करने दो वॉमिटिंग, इसको निकालने दो गालम गलोच। बहुत मेरी एक दोस्त थी, तो वो कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट में मुझसे कहने लगी मेरे हस्बैंड से बहुत लड़ाई होती है। मैं कहा क्या करता हूँ, तो गालियाँ बहुत बकता है। तो मैंने कहा तुम बक सकती हो, उसने कहा नहीं। मैं कहा मैं तुम्हें मसला हल बता देता हूँ। मैं कहा गालियाँ तो आती होंगी ना, सुनती तो होगी। कहती हाँ। मैं कहा एक कमरे में चली जाए और उसको ज़रा जहन में लेके आए, उसको अपने जहन में लेके आए और निकाले टिका के जितनी गंदी गालियाँ निकालना चाहती हैं। उसने कहा उससे क्या होगा। मैं कहा तुम्हारा जो लेवल है ना, जितनी हार्शनेस उसने पैदा की है तुम्हारे अंदर, वो निकल जाएगी। यू हैवंट स्किल कि आप डायरेक्टली कर सकें। जैसे हम ताकतवर और कमज़ोर होता है ना, तो कमज़ोर ताकतवर के सामने नहीं कुछ कहता, बाहर निकलते हुए जाके कहता गालियाँ गुलियाँ निकालना शुरू कर देता। ये ऐसे है, ये ऐसा है। वो कमज़ोर है ना, वो पब्लिकली नहीं कह सकता, वो पब्लिकली नहीं कहेगा, वो उसको गालियाँ निकालेगा पीछे। हम भी अपने घर में गुस्सा उस वक्त निकालते हैं, अगर ताकतवर है तो चुप हो जाते हैं, और फिर अंदर से आपको आगे सुनाऊंगा, इनको आगे सुनाऊंगा, इनको आगे सुनाऊंगा, बड़ा बनना फिरता अपने आप को, ये ऐसा है, फला ऐसा है, फला टीचर ऐसे बनना फिरती है आपको। लेकिन जो बंदा अच्छा लिसनर है वो दूसरे को कूल करता है। जब आप बोल बोल के थक जाएंगे ना, ऊंचा ऊंचा बोल बोल के गुस्से से, तो आपको लगेगा मैं तो रिएक्ट ही नहीं कर रहा,
मैं कहा इट्स ओके, बी कूल बी कूल बी कूल, बस ठीक है, मैंने आपको उस बात सुनी है ना, सॉरी यार मुझसे होगी थी गलती, ये उसका गुस्सा आहिस्ता आहिस्ता कूल होता जाएगा। और अगर हमने जवाबी रिस्पॉन्स करना है तो वो नहीं होगा। तो सेकंड एबिलिटी वो क्या करती है, आपके प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करने के अलावा आपके प्रॉब्लम्स की जो सॉल्विंग करने की सलाहियत है ना, उसको इम्प्रूव करती है, बेहतर बनाती है। ठीक है ना। एक और टिप है, आपको मिसाल के तौर पे मेरा इनके साथ कोई कॉन्फ्लिक्ट हो गया और बहुत गुस्सा आ रहा है मुझे इसके ऊपर, एक तरीका यह है कि मैं इसके ऊपर निकालूं, हो सकता है इससे मेरा ताल्लुकात ख़राब हो जाए। दूसरा यह कि मैं यहाँ से स्किप कर जाऊँ, निकल जाऊँ बाहर, बस आराम से गुस्से में बाहर निकल जाऊँ, इससे मेरी लड़ाई जो है बच गई है। आप अपनी पोजीशन को, एक प्लेस को स्किप करके दूसरी पोजीशन पे आ जाते हैं, स्किप कर जाते हैं। जब तक आप इंटरनल इन्वायरमेंट से बाहर नहीं निकलेंगे वो लड़ाई बस बदस्तूर मौजूद रहेगी। मियाँ बीवी लड़ते हैं ना कमरे के अंदर, लड़ते रहते कमरे में बैठे हुए, कोई बाहर नहीं निकल रहा। एक बाहर निकल जाए मसला हल हो जाएगा, लेकिन बाहर कौन निकलेगा ये इनिशिएट लेने के लिए कोई तैयार नहीं। और दोनों ने चढ़ाई की हुई है, जंग लगी हुई है टिका के। अभी हमने 1965 की जंग इंडिया पाकिस्तान की देखनी है तो घर में जाके मियाँ बीवी की लड़ाई देखें, कोई बाहर निकलने के लिए तैयार नहीं है। भाई एक स्किप कर जाए ना वहां से, एक निकले वहां से, जो निकलेगा वो लड़ाई को लेस करेगा, वो फिर बोल बाल के अपने अंदर ही गुस्सा करके ना ठंडा हो जाएगा। ठीक है, एक चीज। तीसरा देखें, रिफाइन योर रिसर्च स्किल्स, चीज़ों को टटोलना। जितना अच्छा रिफाइन करेंगे उतनी ज़्यादा चीज़ों को टटोलेंगे। अच्छा डॉक्टर क्या है, जो आपको रिफाइन करता है अपनी रिसर्च के अंदर से, आपको टटोलता है, आपकी ज़्यादा चीज़ों को परखता है। तो जो जितना अपनी स्किल्स को रिसर्च की इंप्रूव करेगा वो इसके जरिए होगी। जब आप सवाल करना शुरू करेंगे, आप एनालिटिकल होकर सोचना शुरू कर देंगे तो रिफाइन करना शुरू कर दें। पॉलिश योर क्रिएटिविटी, अपनी क्रिएटिविटी को पॉलिश करना है। मिसाल के तौर पे आप एक चीज़ सोचते हैं या सोचती हैं, उसको इस्तेमाल करते हैं, उसमें से कुछ एरर रह जाते हैं, फिर उसको दोबारा ठीक करते हैं, पॉलिश करते हैं। जैसे जूता होता है ना, जूता आपने 4 साल से पहना हुआ है, जूता 4 साल से पहना हुआ है, पैसे नहीं है नया जूता खरीदने का, तो करते क्या, उसको पॉलिश करते हैं ताकि वो नया नजर आना शुरू हो जाए। ये जाए ना लंडे में तो स्टेशन के पास चले जाए, वो सारे जूते जो पुराने होते हैं उसको पॉलिश करके खड़े होते हैं ना, पॉलिश नया लगे। आप जब अपने चेहरे को पॉलिश करते हैं, सुर्खी पाउडर लगाते हैं, क्रीमें लगाते हैं, बालों को कलर करवाते हैं, तो क्या करते हैं, पॉलिश करते हैं, अपने ख्यालात को पॉलिश करते हैं। जब इस दफ़ा मैंने सुना तो आपने एक नया आइडिया दिया है, अगली दफ़ा मैं मिला हूं तो आपने एक और नया आइडिया दे दिया है, उससे अगली दफ़ा मिला हूं तो एक और नया आइडिया दे दिया है। तो आप अपने आप को अंदर से पॉलिश करते हैं, फिजिकली भी पॉलिश करते हैं, अंदर से भी पॉलिश करते हैं। कुछ लोग फिजिकली पॉलिश करते हैं अपने आप को, अंदर से पॉलिश नहीं करते, तो उनके बारे में मैं कहता हूँ खामोश रहें तो ज़्यादा बेहतर है, वरना पकड़े जाओगे, फड़े जाओगे तुम। क्योंकि जब आप बोलेंगे तो गलत बोलेंगे ना, तो हम कहेंगे देखो यार ये वाला इस्तेमाल इनका खाली है। तो इसलिए दोनों के अंदर फिजिकल और अपने आइडियाज़ को पॉलिश करना। परफेक्ट कोई नहीं होता, उसको परफेक्ट को करने के लिए क्या करना पड़ता है, पॉलिश करना पड़ता है। पॉलिश से मुराद है सवाल करने पड़ते हैं, आपसे डिस्कशन करनी पड़ेगी, नए आइडियाज़ को जनरेट करूंगा, फलां को देखूंगा, तो उसी चीज़ को, इसका मतलब है मैं उसको पॉलिश कर रहा हूं। अच्छा, अब आप देखिए कि आप इस तरह से चीज़ों को डील करते हैं तो लोगों को अच्छा लगता है, लोगों को बुरा नहीं लगता। आप हार्श सवाल भी मुझसे पूछेंगे ना, लेकिन तरीके से पूछेंगे, मोहब्बत से पूछेंगे, प्यार से पूछेंगे। हाँ, वो जो गुस्से वाला पहलू है ना, वो भी दब जाएगा। मैं कहूँगा देखो यार बात सुनो, मैं जानता हूँ तुम्हें ये चीज़ नहीं आती, और यार मुझे भी 4 चीज़ें नहीं आती यार, ये कोई नई बात नहीं है, परेशानी वाली बात नहीं है। मैं भी बाज़ औक़ात परेशान हो जाता हूँ जब मुझे चीज़ समझ नहीं आती। अब ये भी तो एक समझाने का अंदाज़ है ना। दूसरा अंदाज़ क्या है, और तू है ही निकम्मा, जाहिल, तुम्हें घंटे से पढ़ा रही हूँ मैं, तुम्हें समझ नहीं आ रही, वो अगले 2 घंटे भी नहीं आएगी। क्योंकि जो आपने अभी टीका लगाया है ना, वो टीका इतना आगे चलेगा कि अगले 2 घंटे भी वो अपना स्विच बंद कर देगा या कर देगी। तो हम पढ़ाते कैसे हैं, हम समझाते कैसे हैं लोगों को, गुस्से से, गालियों गलौज से, डरा के, खौफजदा करके। मुझे तो अपना स्कूल याद है, वो मास्टर का डंडा ही जो है ना, वो उसकी गुफ्तगू कम सुनते थे, वो डंडे पे नज़र ज़्यादा होती थी, कोई गलती होगी फड़ेगा जब मारेगा। और जब वो मारता था तो इतने ज़ोर से मारता था कि अगले 2 घंटे जो है ना, बस वो दिमाग में गालियों के अलावा कुछ नहीं होता था। तो कहने का मतलब है कि हमारा वे ऑफ टीचिंग, वे ऑफ बिहेविंग, वे ऑफ थिंकिंग, अगर उसके अंदर कोई थोड़ी सी अपनाइयत नहीं है
मोहब्बत नहीं है, खुलूस नहीं है, तो फिर क्या, कुछ भी नहीं है। मेरे पास प्राइमरी स्कूल, जब मैं स्कूल में पढ़ता था 10th 9th 10th में 15 टीचर होते थे हमारे, कम से कम कोई 15 टीचर जो मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स पढ़ाते थे। इस्लामियात का अलग था, मैथ का अलग था, साइंस का अलग था, फिजिक्स, जितने भी सब्जेक्ट होते थे 10-15 होते थे। पीटी मास्टर अलग होता था। याद मुझे सिर्फ 2-3 अच्छे और 2-3 बुरे हैं। बुरे वो जो मारते थे बहुत थे, अच्छे वो जो हमें प्यार मोहब्बत से समझाते थे। बाकी ना मारदे सी ना पढ़ाते सी, वो आगे अपना टाइम पास करते थे। हमने भी टाइम पास किया, आज हमारे दिमाग में भी नहीं है उनका नाम वही याद रहता है जो आप पे अच्छा इंपैक्ट डालता है या बुरा इंपैक्ट डालता है। इसी तरह हमारी लाइफ के अंदर भी हैं अच्छी चीज़ें और बुरी चीज़ें। तो कहने का मतलब यह है कि ज़रा थोड़ा सा अपने अंदर वो पैदा करें कि बात को अच्छे अंदाज से प्रेजेंट कर सकें, लोग आपको करीब आ सकें। अब ज़रा एनालिटिकल स्किल भी सुन लें, 10-1 मिनट मेरे पास है। इंडिविजुअल एबिलिटी टू आइडेंटिफाई अ प्रॉब्लम, यानी आपकी जो सलाहियत है वो क्या है, टू आइडेंटिफाई अ प्रॉब्लम, प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना आपको आना चाहिए। एक, इन्वेस्टिगेट, उसकी तहकीक करना, रिसर्च करना, उसको जांचना, उसको परखना, फाइंड आउट रेलिवेंट फैक्ट्स, जो भी उससे रिलेटेड फैक्ट्स हैं, जो हकाइक हैं उनके साथ, एंड फाइंड अ लॉजिकल सोल्यूशन। आइडेंटिफाई प्रॉब्लम से कहां पे पहुंचना है, लॉजिकल सोल्यूशन। अब अगर आप आइडेंटिफाई प्रॉब्लम कर लिया, इन्वेस्टिगेशन भूल गए, रेलिवेंट फैक्ट्स भूल गए, तो लॉजिकल सोल्यूशन नहीं आएगा। ये पाथ है, इसके मुताबिक चलना पड़ेगा। फिर आप देखें, अब ये भी देखें ज़रा 5, मैंने आपको बताया कि आपके पास कम्युनिकेशन स्किल्स होनी चाहिए, अपना मुद्दा बयान करने की सलाहियत होनी चाहिए। अंग्रेज़ी में नहीं, उर्दू में, उर्दू में नहीं, पंजाबी में, पंजाबी में नहीं, सराइकी में, जो ज़बान आपको आती है उसमें आप अच्छे तरीके से कम्युनिकेट कर सकें, हाँ, अपनी बात समझा सकें, हाँ, अच्छे अंदाज से। क्रिएटिविटी, वो मैं आपको बता चुका हूँ, चीज़ों को क्रिएट करना सीखें। क्रिटिकल थिंकिंग आ गई, ये बात, डाटा एनालिसिस आ गया, जो भी डाटा आपके पास आया उसको एनालाइज करें कि ये ठीक है या गलत है, ठीक है। एंड फाइनली वो रिसर्च के बारे में बात हो चुकी है, मैं रिपीट नहीं करूँगा, उसको आगे चलते हैं। अब आप ज़रा देखें, हाउ टू इम्प्रूव योर क्रिटिकल स्किल्स, कैसे इम्प्रूव करते हैं। सबसे पहले अपनी नॉलेज को बढ़ाएं, अपना इंफॉर्मेशन बढ़ाएं। जब तक आपका इल्म नहीं बढ़ेगा, आपकी इंफॉर्मेशन नहीं बढ़ेगी, आपका नॉलेज नहीं बढ़ेगा, आप ज़्यादा बेहतर तरीके से सवाल करने की पोजीशन में नहीं होंगे। डाइवर्स रीडिंग, ये नहीं कि जो आपको शौक है सिर्फ वो पढ़ते हैं, बाकी चीज़ें पढ़ते नहीं। आपको लिटरेचर भी पढ़ना है, आपको हिस्ट्री भी पढ़नी है, आपको मज़हब भी पढ़ना है, आपको फ़लसफ़ा भी देखना है, आपको मैथ भी पढ़ना है, आपको अंग्रेज़ी भी पढ़नी है, हर तरह का मटीरियल आपको पढ़ना है, डाइवर्स किस्म का, जो आपकी थॉट्स के अगेंस्ट भी है, तब भी आपने पढ़ना है। क्योंकि जब तक आप दूसरों का नुक्ता नज़र नहीं समझेंगे, दूसरों के नुक्ता नज़र नहीं पढ़ेंगे, तो डाइवर्स किस्म का नहीं करेंगे तो आप आगे नहीं चल सकेंगे। पार्टिसिपेशन, बोलें, अगर आपको मौका मिला है कि बोलें तो बोलें, आपको मौका मिल रहा है सुने तो सुने, आपको मौका मिल रहा है सवाल करें तो सवाल करें, आपको मौका मिल रहा है खेले तो खेले। जब आपको कहा जाता है कि जाओ बाहर जाके खेलो, आप जाके सो जाते हैं। जब आपको कहा जाता है जाके सो जाओ, तो आप खेलना शुरू कर देते हैं। यानी कोई तरतीब नहीं है हमारे पास। तो आपकी पार्टिसिपेशन, जितनी ज़्यादा पार्टिसिपेशन होगी चीज़ों के अंदर, उतना ज़्यादा आप बेहतर तरीके से परफॉर्म कर सकेंगे। फ्रेमवर्क, माइंडसेट में क्लैरिटी होनी चाहिए कि आप करना क्या चाहते हैं। क्लियर फ्रेमवर्क, यहाँ पे बिल्कुल वाज़ेह होना चाहिए। जैसे आपको पता था आपने कासिम अली शाह फाउंडेशन आना है तो पहुँच गए, क्लियरिटी नहीं होगी तो रास्ते में और भी आपको मिल जाएगा दोस्त, छड्डो यार उठे की जाना है, आ तू मैं न चल, तो क्लैरिटी नहीं है। तो क्लियर फ्रेमवर्क आपके पास होना चाहिए। डिस्कशन, जहां आपको प्रॉब्लम आ रहा है तो लोगों से डिस्कस करें, लोगों से पूछें, लोगों से बातचीत करें ताकि आपको रेजोल्यूशन मिले। डिस्कशन करें, अपने अंदर से ना करें, दूसरों के साथ डिस्कशन करना सीखें। फिर अंडरस्टैंडिंग अदर व्यूज, दूसरों के ख्याल को, दूसरे के नुक्ता नज़र को, दूसरे की सोच को, दूसरे की फिक्र को अंडरस्टैंड करें। ये क्या कह रहा है, ये क्या कह रही है, इसको समझने की कोशिश करें। उनको जाहिल ना समझें, उनको निकम्मा ना समझें, उनको नकारा ना समझें। अगर आपको उनके ख्याल से इत्तफाक नहीं ना हो आपको, लेकिन उसको अंडरस्टैंड तो करने की कोशिश करें, क्या कह रहा है, ठीक है। फिर आप ये देखें, रैशनल अप्रोच, आप एक ऐसी अप्रोच इख्तियार करते हैं जो लोगों को लॉजिकल नजर आती है, लोगों को लगता है कि रियलिटी के साथ है, लोगों को लगता है कि इसकी एक्सेप्टेंस ज़्यादा है। एक रैशनल किस्म की अप्रोच,
कि वाकई आप इस वेव के साथ जाके, इस पाथ पे जाके अपना मसला हल कर लेंगे। ठीक है, फिर आप देखें अल्टरनेट ओपिनियन, मैंने आपको कहा ना एक अल्टरनेट सोल्यूशन आपके पास होना चाहिए, मुतबादल, ये नहीं तो ये नहीं तो ये नहीं तो ये, एक अल्टरनेट सोल्यूशन आपको वो प्रोवाइड करेगा अगर आप वो करेंगे। एंड लर्निंग थ्रू ऑब्जर्वेशन। अब आपने बोला नहीं है, आपने मुझे क्या किया है, सुना है, तो उससे आपकी कुछ ऑब्जर्वेशन आई है। ठीक है, आपने ऑब्जर्व, एक्सपीरियंस है आपका लोगों को देखने का, जांचने का, परखने का, तो आप बाज़ औक़ात बोले बगैर लोगों को ऑब्जर्व करते हैं, अपने एक्सपीरियंस की बेसिस के ऊपर चीज़ों को सीखते हैं। ठीक है, उसके ऊपर पॉलिश करें, फिर थ्रू प्रोसेस एंड वे फॉरवर्ड अगला रास्ता निकालें। जहां खड़े हैं इसको, प्रोसेस को लेके अगला वे फॉरवर्ड तलाश करने की कोशिश करें। ये भी देखें जो इसमें आ गई है, एक आपके अंदर पुरजोशियत को पैदा करेगा, नंबर 2 ट्रस्ट वर्थीनेस, बाकायदा आपके अंदर एक वो इत्मीनान पैदा करेगा, क्रिएटिविटी पैदा करेगा, डिसिप्लिन पैदा करेगा, जैसे मैंने आपको कहा, पेशेंस पैदा करेगा, तहम्मुल आएगी, रिस्पेक्टफुलनेस आएगी, डिटर्मिनेशन आएगी आपके अंदर, और डेडिकेशन आएगी। अगर आप क्रिटिकल थिंकिंग के प्रिंसिपल्स के ऊपर जा रहे हैं तो ये चीज़ें भी आपको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेंगी। ठीक है जी, लें जी, आपका मसला भी हल हो गया, टाइम पे भी ख़त्म कर रहे हैं। ठीक है, अब ये देखें, मैं उसको वाइंड अप करता हूँ। ये कोई जादुई चीज़ नहीं है, कोई इंजेक्शन नहीं है जो आपको फीड किए जाएंगे, ये प्रोसेस है। जितना आप सोचते हैं उसको उतना पॉलिश करते हैं, जितना आप बोलते हैं उतनी अपनी कम्युनिकेशन को बेहतर करते हैं, जितना आप लिखते हैं उतनी आप अपनी राइटिंग स्किल्स को इंप्रूव करते हैं, जितने आप फैसले करते हैं उनके अंदर आपको ज़्यादा एबिलिटी आनी शुरू हो जाती है। तो मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ फाइनली कि आपको बाकायदा किसी प्रोसेस का हिस्सा बनना है। अपनी पर्सनल लाइफ, अपनी फैमिली लाइफ, पर्सनल तो सिर्फ आपकी है ना, फैमिली जो आपसे जुड़ी हुई है, माँ बाप, बहन भाई, खावंद, शौहर, बच्चे, रिश्तेदार, ये सारे। तीसरा आपकी प्रोफेशनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ से मुराद जहाँ आप जॉब करते हैं, और अगर आप जॉब नहीं करते हैं तो आपके घर के भी कुछ प्रोफेशन है, आपने खाना वक्त पे पकाना है, आपने कपड़े भी धोने हैं, आपने सफाई भी करनी है, आपने बच्चों को भी देखना है, यानी वो भी एक प्रोफेशन है किस्म का। ठीक है, और चौथा ये कि आपकी इंटरटेनमेंट, आपके फ्रेंड्स, आपके दोस्त जिनसे मिलके आप ज़्यादा आसान होते हैं। इन चारों खानों के अंदर, पर्सनल लाइफ से लेके आपके इंटरटेनमेंट, दोस्तों तक, फैमिली तक, प्रोफेशन तक, डोमेस्टिक अफेयर्स तक, इन सब चीज़ों के अंदर अगर आप सोचेंगे तो आप अगला बेहतर रास्ता तलाश करेंगे। वैसे तो किसी ने कहा ना कि बगैर सोचा तो मौजा ही मौजा, हाँ, ना सोचो तो मौजे ही मौजे हैं। तो आप करते रहे मौजे मौजे, लेकिन वो एक रवायती लाइफ है। अगर लाइफ को पॉलिश करना है, लाइफ में थोड़ी सी जिद्दत पैदा करनी है, लाइफ में थोड़ी सी खूबसूरती पैदा करनी है, लाइफ में थोड़ी सी डिज़ाइनिंग पैदा करनी है, लाइफ में थोड़ी सी महक पैदा करनी है, लाइफ में थोड़ी सी चार्मिंग पैदा करनी है, तो आपको थोड़ा सा रवायती अंदाज से निकल कर एक गैर मामूली अंदाज को इख्तियार करना पड़ेगा। और जब गैर मामूली अंदाज इख्तियार करेंगे तो इसका मतलब है कि आपने सोचना शुरू कर दिया। जब आपने सोचना शुरू कर दिया है तो वो आपको नए नए ऑप्शंस देगा। जब आप नए नए ऑप्शंस को अडॉप्ट करेंगे, एक्सप्लोर करेंगे, उसमें से नई अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। नई अपॉर्चुनिटीज़ को अवेल करेंगे तो आपके लिए नए रास्ते खुलेंगे। जब नए रास्ते खुलेंगे तो वो आपको नए बेनिफिट्स देगा। जब नए बेनिफिट्स मिलेंगे तो फाइनली वो आपको, वो जो मैंने लफ्ज़ इस्तेमाल किया था, आपकी हैप्पीनेस की तरफ, आपको खुशी की तरफ लेके जाता है। ये हमारा वो क्रिटिकल थिंकिंग का मॉडल है जो बुनियादी तौर पर हमें कुछ सोचने समझने पे मदद देता है, और इसलिए देता है कि ताकि हम आगे रास्ते तलाश कर सकें अपनी ज़िंदगी में बेहतरी लाने के लिए और मुस्बत लाने के लिए। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच। अब एक दो सवाल सिर्फ छोटे छोटे ले लें, 5 मिनट मेरे पास हैं जी। सर, आपने क्रिटिकल थिंकिंग की बात किया, तो क्या आपको नहीं लगता कि हम ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं कि जो हमारे बच्चे हैं क्रिटिकल थिंकिंग कर सकें? क्योंकि अकॉर्डिंग टू मी ये एक अडॉप्टेड क्वालिटी है रेदर देन इनहेरिटेड क्वालिटी, क्योंकि ये अडॉप्टेशन से आती है ना कि इनहेरिटेड से। क्योंकि हम अगर वो प्लेटफॉर्म ही नहीं प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, बड़ा सवाल आ गया। देखो, सबसे पहले आपका मदर इंस्टीट्यूशन है, फैमिली इंस्टीट्यूशन है, फिर उसके बाद आपका स्कूलिंग है, मजहबी या गैर जो अपना फॉर्मल स्कूल है, या आपका कम्युनिटी इंस्टीट्यूशन है, या आपकी स्टेट है। अगर वो आपको अपॉर्चुनिटीज़ नहीं देंगी तो आई फुली एग्री एंड इंडोर्स, आपके अंदर क्रिटिकल थिंकिंग नहीं आएगी। यानी मैं एक उस्ताद के तौर पे अगर आपको इजाज़त ही नहीं दूँ सवाल करने का तो आप कहाँ से सवाल करेंगे? तो ये माहौल उनको बनाना है जो ऊपर बैठे हुए लोग हैं। अगर वो आपको ये अपॉर्चुनिटीज़ नहीं देंगे एज पेरेंट्स, एज कम्युनिटी, एज बड़े एल्डर, एज गवर्नमेंट, एज स्टेट, एज टीचर, तो फिर आपसे मैं पूरा इत्तेफाक करता हूँ वो नहीं होगा। फिर वो इंडिविजुअल एफर्ट्स हैं वो करना शुरू कर दें तो मसले का हल हो जाएगा। लास्ट को एक जी,
अच्छा, एक क्रिटिकल थिंकिंग और ओवर थिंकिंग। और कोई सवाल है जी? जल्दी से कर लो। शाबाश, तू करता जा, कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं, बस समझ गया आपकी बात। आगे बात। और कोई सवाल है किसी का? फिर रैप अप करूँ मैं। अब इसको रैप अप करें। देखिए, एक है क्रिटिकल थिंकिंग, एक है ओवर थिंकिंग। आपको क्रिटिकल थिंकिंग कुछ रेजोल्यूशन दे रही है, अब आप करने की बजाय और ज़्यादा सोची जा रहे हैं, और ज़्यादा सोची जा रहे हैं। ओवर थिंकिंग करती है। ओवर थिंकिंग, देखिए, जब तक आप क्रिटिकल थिंकिंग को एक्शन के साथ नहीं जोड़ेंगे ना, और सिर्फ सोचते रह जाएंगे, तो कुछ नहीं होगा। आपको जो सोचा है ना, उसको पहले एक्शन में लेके जाएं। एक्शन से फिर मजीद क्रिटिकल थिंकिंग में आए तो समझ आती है। लेकिन अगर एक्शन में जाए बगैर आप ओवर थिंकिंग करना शुरू कर देंगे और बस सोचना ही वो कहते हैं बच्चा सोचता ही रहता जी, करता कुछ नहीं, उससे बाहर निकल के एक्शन ओरिएंटेड हो जाए, तो आपका वो ओवर थिंकिंग वाला लोड जो है ना, वो कम हो जाएगा। जो आपने बात की बेटा, मैं आपसे पूरा इंडोर्स करता हूँ कि इम्पोज करते हैं पेरेंट्स, टीचर, हुकूमत, सोसाइटी, सब करते हैं। जितना अफोर्ड कर सकते हो उतना इम्पोज हो एजेंडा अफोर्ड कर लो, लेकिन कुछ अपने लिए रास्ते भी निकालो। माँ बाप 100% इम्पोज नहीं करते, 70% करते होंगे, 30% खुद भी रास्ता निकालें माँ बाप से, आराम से, तरीके से, इसी तरह से स्टेट से, इसी तरह से टीचर से, ठीक है ना। तो ये रास्ते आपको तलाश करने, कोई आपको खुशी से बेटा नहीं देगा, क्योंकि हमारा रवायत वही है जो आप कह रहे हैं, जो इन्होंने भी बताई है। रवायत वही है कि हम अपने एजेंडे जो है ना, वो आप सब पे मुसल्लत करते हैं, ठीक है जी। हाँ जी, अब आप आर्गूमेंट का मैंने लफ्ज़ इस्तेमाल किया था। बिला वजह आर्गूमेंट करेंगे तो माँ बाप के साथ तल्ख, उस्ताद के साथ तल्ख, बहन भाइयों के साथ तल्ख, हुकूमत से तल्ख। जहाँ आर्गूमेंट है वहाँ आर्गूमेंट करें, जहाँ आर्गूमेंट नहीं है वहाँ अपना रास्ता खामोशी से अगला रास्ता निकालें, ताकि आप ज़्यादा बेहतर तरीके से परफॉर्म कर सकें, ठीक है। चलें यार, वो एक्सपीरियंस बेटा, अब बात चली गई पीछे। पेरेंट्स जो है ना, वो हैं पुराने, आप हैं नए। अब आपको मैं कहूँ ना, हमारी रवायात चली आ रही हैं बेटा इस तरह, तू कहना कितों आ गई रवायात दी, छड्डो पर, मैं तो नवी दुनिया का बंदा हूँ, ठीक है। अब वो बातें पुरानी हो गई हैं। माँ बाप जो चीज़ नहीं सीख रहे, वो ये नहीं सीख रहे कि बच्चों का एक्सपीरियंस, बच्चों का एक्सपोजर, बच्चों का नॉलेज, बच्चों की जो इस वक्त डिजिटलाइजेशन है, ये इतनी तेज़ी से बदल रही है। अब माँ बाप पीछे रह गए, बच्चे माँ बाप से आगे जा रहे हैं, उस्तादों से आगे जा रहे हैं। मैं आपको बताऊँ, बाज़ स्टूडेंट्स मेरे जो हैं यूनिवर्सिटी में मुझसे आगे होते हैं, मैं परेशान हो जाता हूँ, क्योंकि मैं उनको मैच नहीं कर पाता, कितनी तेज़ी से इंफॉर्मेशन का फ्लो आ रहा है। तो ये अगर पेरेंट्स अपनी रवायत नहीं बदलेंगे, तो पेरेंट्स अपना भी नुकसान कर रहे हैं और बच्चों का भी नुकसान कर रहे हैं। आप ज़रूर अपना एक्सपीरियंस लेके आएँ, एक्सपोजर लेके आएँ, लेकिन बच्चों को तो सुने ना पहले, बच्चे क्या चाहते हैं, और उनको सुन के कोई रास्ता निकालें ताकि सबके लिए वायबल हो। थैंक यू वेरी मच जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।